देहरादून से खबर है, आईएएस मीनाक्षी सुंदरम ने अभद्रता का आरोप लगाया है और देहरादून पुलिस को शिकायत दी है। बेरोजगार संघ के बॉबी पवार और उनके दो साथियों पर अभद्रता का आरोप लगाया गया है। सचिवालय से सचिव के ऑफिस में यह अभद्रता करने का आरोप लगाया गया है। सुंदरम के वरिष्ठ निजी सचिव ने देहरादून के एसएसपी को शिकायत दी है। शिकायत में गाली गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने और स्टाफ के साथ धक्का मुक्की और मारपीट करने का भी आरोप लगाया गया है। अब पुलिस इस पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है। तो देहरादून पुलिस को यहां पर यह शिकायत दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आईएएस मीनाक्षी सुंदरम ने यहां पर यह बड़ा आरोप लगाया है। बॉबी पवार पर अभद्रता करने का आरोप लगाया गया है। पौड़ी जिले के पैठानी क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंदू संगठन सड़क पर उतर आया और मुस्लिम कारोबारियों को 3 दिन में इलाका छोड़ने का फरमान सुना दिया है। दरअसल यहां की एक लड़की का अश्लील वीडियो शाहनवाज नाम के युवक ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद हिंदू समुदाय के लोगों में आक्रोश काफी बढ़ गया। पुलिस ने भी तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी शाहनवाज को उत्तर प्रदेश के बिजनौर से गिरफ्तार कर लिया और बीती रात से लापता युवती को भी कोटद्वार से बरामद किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर मुस्लिम समुदाय के विक्रेताओं की दुकान 3 दिन के भीतर इस क्षेत्र में खाली नहीं करवाई गई तो माहौल तनावपूर्ण हो जाएगा। में ये बताया गया कि एक युवती है जो कि कल दिन से घर से चली गई हैं और एक युवक के द्वारा उक्त युवती का एक फोटो वीडियो जो है सोशल मीडिया पर डाला गया है और टीम्स के द्वारा उक्त युवती को कोटद्वार से हम लोगों ने बरामद कर लिया और बरामदगी के उपरांत जो इस घटना में संलिप्त युवक है इसको भी हमारी टीम्स के द्वारा बिजनौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तरकाशी में 24 अक्टूबर को जनाक्रोश रैली के दौरान लाठीचार्ज और पथराव पर सीएम धामी ने डीएम और एसपी को फिर से जांच करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि जनाक्रोश रैली के दौरान तनाव की स्थिति बन गई थी, जिससे लाठीचार्ज और पथराव देखने को मिला और 8 पुलिसकर्मी समेत कुछ हिंदू संगठन से जुड़े लोग घायल हो गए थे। पुलिस की कार्रवाई में हिंदू संगठन के 3 नेताओं को जेल भेजा गया था। वहीं सीएम धामी ने यह भी कहा है कि जहां भी जमीनों पर अतिक्रमण किया गया उसे मुक्त कराया जा रहा है। साथ ही लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। रात में 24 तारीख की घटना हुई है, उसके लिए जिलाधिकारी को और यहाँ के प्रशासन को निर्देश दिया है कि अभिलेखों को फिर से उसकी जांच की जाए। किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ तो नहीं है, उस पर जांच करके जल्दी ही रिपोर्ट आएगी और उस पर हम कार्रवाई करेंगे। चाहे वो किसी प्रकार का भी अवैध अतिक्रमण है, वो अतिक्रमण पूरी तरह से गलत है, गैर कानूनी है। जो कब्जा है उसको मुक्त कराया जाएगा, उस पर हमारा अभियान चलेगा। मैं इस पर जरूरी कार्रवाई के लिए निर्देश दूंगा और पूरे राज्य के अंदर आप देख रहे होंगे तो इस प्रकार का लैंड जिहाद है, उस पर हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। लैंड जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद जैसी जो भी ये मानसिकता है, ये मानसिकता देवभूमि के अनुरूप नहीं है। हरिद्वार के जगजीतपुर में जंगली हाथियों की आवाजाही लगातार जारी है। आज एक बार फिर जंगली हाथियों का झुंड जगजीतपुर के रिहायशी इलाके में घूमता हुआ नजर आया। आबादी वाले इलाके में चहलकदमी करके जंगली हाथियों का झुंड जंगल की ओर लौट गया। इस दौरान हाथियों को घूमता हुआ देखकर लोग सहम गए। इस क्षेत्र में लगातार जंगली हाथियों का झुंड आवाजाही कर रहा है। स्थानीय लोग वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स की तारीखों को फाइनल मंजूरी मिल गई है। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक नेशनल गेम्स होंगे। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की चेयरपर्सन पीटी उषा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को लेटर भेजा है और नेशनल गेम्स की तारीख कंफर्म की है। 25 साल में पहली बार उत्तराखंड में नेशनल गेम्स का आयोजन होने जा रहा है। पिथौरागढ़ के जवाहर नवोदय विद्यालय मरसोली में सीमांत बाल विज्ञान महोत्सव की शुरुआत की गई। इस मौके पर 6 जिलों के बाल वैज्ञानिकों ने मॉडल प्रदर्शित किए
और विज्ञान विषय पर हिंदी अंग्रेजी के साथ ही कुमाऊनी और गढ़वाली में भी कविता पाठ किया। इस दौरान स्टूडेंट्स ने विज्ञान पर चर्चा की। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा शामिल हुए, जबकि यूकॉस्ट के डीजी दुर्गेश पंत ने कहा कि पहाड़ के बच्चों में साइंस को लेकर जबरदस्त रुझान है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित किया। इन विद्यालयों के 6 जनपदों पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, उत्तरकाशी, चमोली तथा रुद्रप्रयाग के विभिन्न विद्यालयों के लगभग 500 छात्र छात्राओं, अध्यापकों, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभाग किया गया। मुझे आज अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय मरसोली भाट पिथौरागढ़ में आज यह आयोजन हो रहा है, जिसके लिए मैं आभार भी व्यक्त करता हूं। अल्मोड़ा के मरचुला हादसे पर सीएम धामी ने सख्त रुख दिखाया है और लापरवाही करने वाले अफसरों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि बस हादसा बेहद दुखद घटना है और हादसे में जो भी जिम्मेदार होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। मामले की मजिस्ट्रियल जांच चल रही है। इसके साथ ही कहा कि क्रैश बैरियर मामले में लोक निर्माण विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है। जो भी जिम्मेदार लोग थे, तो हमारे ARTO, उन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। उसकी मजिस्ट्रियल जांच हो रही है और जो भी घटना में इसके लिए दोषी पाए जाएंगे, जो भी लापरवाही होगी, उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। PWD विभाग ने क्रैश बैरियर जहाँ पर लगाने थे वो लगे हैं नहीं लगे हैं, मजिस्ट्रियल जांच में वो बात भी सामने आएगी। अन्य भी जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उन सभी पर हम कार्रवाई करेंगे। अल्मोड़ा सड़क हादसे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख दिखाया है, जिसके बाद अब लापरवाहियों की परतें खुल रही हैं। हालात ये हैं कि मार्च में मंजूर हो चुका क्रैश बैरियर अब तक नहीं लगा था, जो कि हादसे की बड़ी वजह बना। देखिए हमारी रिपोर्ट। सोमवार को अल्मोड़ा में हुए सड़क हादसे के पीछे जहां ओवरलोडिंग को एक बड़ा कारण माना जा रहा है, वहीं सड़क किनारे क्रैश बैरियर का ना होना भी एक बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जांच पड़ताल हुई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पता लगा कि सड़क पर क्रैश बैरियर लगाने के लिए मार्च 2024 में ही मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन अभी तक क्रैश बैरियर लगाना तो दूर, इसके लिए टेंडर तक नहीं डाले गए। इसको प्राइमरी तौर पर बड़ी लापरवाही माना गया है। PWD सचिव पंकज पांडे ने इस पर जांच कमेटी बना दी है और 3 दिन में कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। जो मरचुला के पास में दुर्घटना हुई थी, उसमें उस सड़क के स्ट्रेच में क्रैश बैरियर सैंक्शन है, मार्च में सैंक्शन किया गया था और वो अभी तक उस पर काम नहीं पूरा हो पाया है। तो इसके लिए भी मैंने एक जांच सेटअप की है। अपर सचिव PWD की अध्यक्षता में 3 दिन में रिपोर्ट आनी चाहिए और ये जानकारी के लिए कि इतना टाइम क्यों लगा, क्यों नहीं काम हो पाया और अगर टेंडर नहीं फाइनल हुआ तो कौन जिम्मेदार कौन है, किसकी वजह से डिले हुआ है, उसको हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। सिर्फ मरचूला की रोड ही नहीं बल्कि राज्य की दर्जनों ऐसी सड़कें हैं जहां क्रैश बैरियर नहीं लगाए गए हैं। यहां तक कि फंड जारी होने के बाद भी ये काम नहीं हो रहा है, जो कि घनघोर लापरवाही मानी जा रही है। हालांकि अब PWD ने अपनी नीति में भी बदलाव किया है और कुछ हिस्से के बजाय स्टेट हाईवेज के 100% हिस्से पर क्रैश बैरियर लगाने का फैसला लिया है। अल्मोड़ा बस हादसे के बाद भले ही प्रशासन से लेकर परिवहन विभाग सभी इलाकों में चेकिंग के दावे कर रहा हो, लेकिन इसके बावजूद भी बसों में ओवरलोडिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हरिद्वार, देहरादून जैसे मैदानी रूटों पर बसों में भी क्षमता से ज्यादा यात्री ले जाए जा रहे हैं, तो पौड़ी कोटद्वार में भी बसों से जरूरत से ज्यादा यात्री भरे दिखाई दिए। वहीं इस मामले में यात्रियों का कहना है कि जिन रूटों पर बसों की संख्या कम है वहां ओवरलोडिंग हो रही है, जिससे लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है। धीरे धीरे हर एक वाहन जो है कंट्रोल में आ जाते हैं और ये टैक्सियाँ, लोकल गाड़ियाँ ये भी जो है इस चीज़ पे आश्रित हैं, लेकिन रोडवेज का होना बहुत जरूरी है। परिवहन विभाग के द्वारा लगातार प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है। पौड़ी जनपद में भी ARTO पौड़ी और ARTO कोटद्वार के द्वारा लगातार प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है और अब हमारे पास यहाँ पर 2 प्रवर्तन अधिकारी है, तो हम जो
दुमा कोट से वीरों का वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में लगातार अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। लोगों को अच्छा इलाज मिले, इसको लेकर रामनगर का सरकारी अस्पताल को पीपीपी मोड में दिया गया था, लेकिन मरचुला हादसे में भी यह अस्पताल सिर्फ रेफर सेंटर बनकर रह गया। हालांकि अब सरकार इसे पीपीपी मोड से वापस लेने पर भी विचार करने लगी है। देखिए हमारी रिपोर्ट। कुमाऊं और गढ़वाल के प्रदेश द्वार रामनगर में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की आस में दूर दूर से मरीज पहुंचते हैं, लेकिन रामनगर का ये कंबाइंड हॉस्पिटल रेफर सेंटर मात्र बनकर रह गया। सोमवार को हुई मरचुला दुर्घटना के 27 घायलों को इलाज के लिए यहां लाया गया, जिनमें से अधिकांश उसी दिन रेफर कर दिए गए। शेष रहे मरीजों में से भी 7 मरीजों ने खुद को यहां से रेफर करवाना ही अधिक उचित समझा। ऐसे में पीपीपी मोड के इस अस्पताल की हालत का खुद ही अंदाजा लगाया जा सकता है। तो पीपी मोड पर जो ये अस्पताल है, इसको लगातार जनता हटाने की मांग कर रही है। सरकार ने भी माना है कि वहाँ पर सुविधाएं नहीं मिल रही है, पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है, प्रशासन मान रहा है। और जब सरकार ने एक निर्णय ले लिया है कि ये अस्पताल को पीपी मोड से हट गया है। उधर रामनगर विधायक ने इस पूरे मामले में पीपीपी मोड के अस्पताल के इंतजाम पर कोई खास टिप्पणी नहीं की, जबकि लैंसडाउन विधायक महेंद्र दिलीप रावत ने इस अस्पताल में इलाज का टोटा होने का आरोप लगाते हुए इसे पीपीपी मोड से हटाने की मांग की है। मैं पहले कह रहा हूँ, हमको नाराजगी हो सकती है, हमको आंदोलन हम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन उस दिन जो कोई हुआ वो उस दिन नहीं होना चाहिए था। हम आगे करें, कोई किसी से कोई मना कर दिया, हम आंदोलन करें, विरोध में जाएं, लेकिन जो उस दिन हुआ वो अच्छा। और यहाँ पर जो प्राथमिक उपचार है उसके लायक भी व्यवस्था नहीं है, तो निश्चित रूप से मेरी पहले भी मांग थी और आज भी मांग है कि इसको पीपी मोड से हटा देना चाहिए। बार-बार घायल हो रहे हैं वहाँ पर लोग और बार-बार यहाँ रेफर किया जा रहा है, उसके बावजूद भी आपने पहले ही मुद्दा उठाया? नहीं, मैंने पहले भी कहा है और उसमें उन्होंने कहा था कि अक्टूबर के महीने में हम इसको हटा देंगे। मैं भी संज्ञान लूंगा कि इसमें क्यों नहीं हटाया गया। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भले ही आज इसे पीपीपी मोड से वापस लेने का आदेश दे रहे हो, लेकिन इन्होंने ही रामनगर में कार्यकर्ताओं से बात कर 7 अक्टूबर से इसके पूरी तरह सरकारीकरण की घोषणा की थी। ऐसे में फिर इस अस्पताल को दिसंबर तक का एक्सटेंशन क्यों दिया गया, ये सवाल उठना लाजमी है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। कुमाऊं विश्वविद्यालय के छात्र नेता बिना छात्र संघ चुनाव के मानने को तैयार नहीं है। अल्मोड़ा के छात्र नेताओं ने चुनाव कराने के लिए आज विश्वविद्यालय में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की शव यात्रा निकाली। छात्रों ने शिक्षा मंत्री के पुतले को शव बनाकर उसकी यात्रा निकालनी चाहिए, लेकिन इस दौरान वहां पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने पुतले के शव को छात्रों से छीना। इसी दौरान काफी देर तक हंगामा चलता रहा। पुलिस के पुतला छीनने के बाद छात्र शव यात्रा नहीं निकाल सके। बाद में छात्रों ने किसी तरह शिक्षा मंत्री का पुतला फूंककर अपना विरोध दर्ज कराया। इस हिसाब से उन्होंने छात्रों के हितों के साथ खिलवाड़ किया। आज हम एक सरकार को बताना चाहते हैं कि जैसे एक मृत शरीर कुछ बोल नहीं पाता, कुछ काम नहीं कर पाता, वैसे जो हमारे शिक्षा मंत्री हमारे धन सिंह रावत जी वैसे भी हमारे लोग कुछ काम कर नहीं रहे। तो हम उनको दिखाना चाहते हैं कि आप हमारी आवाज़ सुनिए। कुछ रुड़की से एक हैरान कर देने वाली खबर है। आईआईटी रुड़की की एक महिला कर्मचारी पर अपने परिजनों के साथ खाते में छात्रवृत्ति के 25,60,000 रुपए ट्रांसफर करने का आरोप लगा है। वहीं कुल सचिव की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। महिला कर्मचारी SC/ST प्रकोष्ठ में प्रोजेक्ट पद पर तैनात थी। अब उसे आईआईटी से निकाल दिया गया है। आईआईटी के कुल सचिव के द्वारा एक तहरीर कोतवाली रुड़की पर दी गई थी, जिसमें एक महिला के द्वारा छात्रवृत्ति के पैसे गबन कर लिए जाने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को हराकर अचानक सुर्खियों में आए लालकुआं से बीजेपी के नए नवेले विधायक मोहन सिंह बिष्ट मुश्किलों में घिरते दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की विधानसभा के डेयरी फार्मर्स ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए रिपोर्ट। विधायक मोहन सिंह बिष्ट एवं उनके समर्थकों के विरुद्ध
की गई क्रॉस FIR को दर्ज करने की कृपा करें एवं उन पर मुकदमे कायम किए जाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम क्षेत्रवासियों की आपसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में मांग है कि हमारे ग्राम प्रधान BDC का 11 सदस्यीय शिष्टमंडल को 2 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री जी मुलाकात का समय प्रदान करें ताकि सत्यता और वास्तविकता जनता की भावनाओं को आपके समक्ष रखा जाए। हल्द्वानी के करीब लालकुआं के चोरगलिया इलाके में रहने वाले इन लोगों का गुस्सा स्थानीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट पर फूट रहा है। इनका आरोप है कि विधायक बिष्ट के कहने पर 3 ग्रामीणों के खिलाफ FIR हुई है, लिहाजा पुलिस उनकी भी क्रॉस FIR ले ताकि विधायक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो सके। दरअसल पिछले दिनों एक वेटनरी डॉक्टर के ट्रांसफर को लेकर विधायक का स्थानीय लोगों और डेयरी फार्मर्स ने जबरदस्त विरोध किया था और इसी के बाद विधायक के कहने पर 3 ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे, जिससे डेयरी किसान नाराज हैं और विधायक से 2-2 हाथ को तैयार हैं। इस जनता को आखिर सड़कों पर आने की क्या जरूरत थी? क्यों मोहन सिंह के लिए आंदोलन के लिए जाने की जरूरत थी? क्यों? क्योंकि मोहन सिंह बिष्ट जी के द्वारा जनता की इच्छा के विरुद्ध, जनता की जनप्रतिनिधियों की इच्छा के विरुद्ध जो है यहाँ के वैक्सीनेटर को हटा करके जनता की भावनाओं का, मातृशक्ति की भावनाओं का, पशुपालकों की भावनाओं का अपमान किया है। डेयरी फार्मर्स का आरोप है कि विधायक ने गलत जानकारी के आधार पर ऐसे वेटनरी डॉक्टर का ट्रांसफर करवा दिया जो इलाके में बेहतरीन काम कर रहा था, जिससे ग्रामीण भड़के हुए हैं। बस विधायक जी को लेके हमारे दिल में कोई ऐसी ईर्ष्या तो है नहीं, और हमारा इतना कहना है कि 2 लोगों के कहने पर विधायक जी ने ऐसे हमारे यहाँ डॉक्टर साहब को ऐसे नहीं निकालना चाहिए था, पहले जनता की राय लेनी चाहिए थी। और जो हो गया सो हो गया, उसके बाद भी हम विधायक जी से कहना चाहेंगे चलो जो मामला हो गया सो हो गया। जो हमारे 3 भाइयों पर झूठे मुकदमे लग गए उनको वापस ले लिया जाए और हमारे डॉक्टर पंथ जी को यहाँ पर वापस दोबारा ले। ये इशू इतना बड़ा नहीं है। हम चाहते हैं कि जो हमारे ऊपर ये मुकदमे इनकी निष्पक्ष जाँच की जाए और अगर हम दोषी हैं, एविडेंस से दिखाता हम दोषी हैं, तो हमारे पास हमें सजा कीजिए, बिल्कुल हम उसके हकदार हैं। अगर हम उसमें दोषी नहीं है, कहीं पे कोई वीडियो ऐसा क्लू नहीं है, कहीं कुछ ऐसी बात ही नहीं जो हमारे उस पर धारा लगाई गई है, तो हमें उसमें बाइज्जत बरी की जाए। जाहिर है डेयरी फार्मर्स के तेवर सख्त हैं। ये वही फार्मर हैं जिन्होंने चुनाव के दौरान खुलकर विधायक मोहन बिष्ट का साथ दिया था, लेकिन अब इनका विरोध विधायक की राजनीति पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों ने विधायक को मुकदमे और डॉक्टर की वापसी के लिए 12 नवंबर तक का अल्टीमेटम दे दिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में लालकुआं की राजनीति गरमाना तय है। इस सिलसिले में जब न्यूज 18 ने विधायक का पक्ष जानना चाहा, तो उन्होंने फोन कॉल उठाना भी जरूरी नहीं समझा। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। गंगोत्री धाम से 1100 लीटर गंगा जल लेकर चली गंगा कलश यात्रा आज हरिद्वार पहुंची। हरिद्वार में मनसा देवी चरण पादुका मंदिर में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। पूजा अर्चना के बाद गंगा कलश यात्रा नेपाल के लिए रवाना हो गई। कई पड़ावों को पार करने के बाद यात्रा 11 नवंबर को नेपाल पहुंचेगी और नेपाल में गंगोत्री धाम के गंगा जल से पशुपति मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। मैं बना तो रहा, मुझसे ले लिया। उत्तरकाशी में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जोशियाड़ा झील में नौकायन, राफ्टिंग और वाटर स्पोर्ट्स का कार्यक्रम किया गया। पर्यटन को बढ़ावा देने तथा स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जोशियाड़ा झील में बड़े स्तर पर वाटर स्पोर्ट का आयोजन किया गया। उत्तराखंड में सड़क हादसे थम नहीं रहे हैं, जबकि चार धाम जैसी महत्वपूर्ण यात्रा के लिए वैकल्पिक टिहरी रूट के हालात खराब हैं। कई जगहों पर गड्ढे हादसों को दावत दे रहे हैं। चार धाम यात्रा टिहरी जिले से होकर गुजरती है और घनसाली, मयाली, केदारनाथ रूट चार धाम यात्रा का पुराना रूट है, जिससे केदारनाथ, बद्रीनाथ के साथ ही गंगोत्री, यमुनोत्री की दूरी भी बेहद कम हो जाती है। लेकिन रूट की बदहाल हालत का आलम यह है कि ना तो इसका चौड़ीकरण हो पाया और न ही इसे ऑल वेदर परियोजना से जोड़ा गया, और विभागीय अधिकारियों की अनदेखी से रूट पर हादसों का खतरा बना रहता है, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर दराज से आने वाले यात्रियों को भी भुगतना पड़ता है।
यात्रा रूट पे तो काफ़ी असुविधाएं हैं हमारे लिए, आम जनता के लिए, या यात्री लोग जो आते जाते हैं उनके लिए काफ़ी असुविधाएं हैं। विभाग इस बात को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा है। पैराफिट नहीं है, सड़क कंजेस्टेड है, गड्ढे पड़े हुए हैं, इनको दुरुस्त व्यवस्थाएं यात्रा सीजन शुरू होने से पहले ये व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लें। केदारनाथ यात्रा का पुराना और वैकल्पिक रूट होने की वजह से आपदा के वक्त जब सभी रूट बंद हो गए थे तो घनसाली मयाली केदारनाथ रूट से हजारों तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया था। वहीं विधायक का कहना है कि वो इस मामले को लेकर 2 बार केंद्रीय मंत्री से मिल चुके हैं, सर्वे भी हो चुके हैं और जल्द ही इसे ऑल वेदर रोड से जोड़ा जाएगा। महत्वपूर्ण नहीं मुख्य पड़ाव है, इसके लिए मैं 2 बार भारत सरकार माननीय मंत्री से मिला हूँ। इसके 2 बार सर्वे भी हो चुके हैं और इससे मुझे उम्मीद है कि हम इससे जो है ऑल वेदर से जोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे में जहां शासन प्रशासन 4 धाम यात्रा को और बेहतर बनाने के दावे करता है, वहीं घनसाली मयाली केदारनाथ यात्रा रूट की अनदेखी की वजह से ये दावे हवाई साबित हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दिल्ली के चाणक्यपुरी में उत्तराखंड निवास का उद्घाटन किया। उत्तराखंड निवास का निर्माण लगभग 120 करोड़ की लागत से किया गया है। सीएम धामी ने कहा कि दिल्ली का उत्तराखंड निवास राज्य की संस्कृति गरिमा का प्रतीक बनेगा और देश की राजधानी में ब्रांड उत्तराखंड को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि यह भवन पहाड़ी उत्पादनों के प्रचार प्रसार के लिए भी बड़े प्लेटफॉर्म का काम करेगा। उन्होंने कहा कि यहां पर पहाड़ के पारंपरिक व्यंजनों की भी व्यवस्था की जाए, साथ ही पहाड़ के उत्पादों के लिए अलग काउंटर की व्यवस्था हो। उत्तराखंड निवास हमारी लोक कला, लोक संस्कृति, जो हमारी विरासत है, उसको बढ़ाने का काम भी करेगा और सभी के लिए सुविधा होगी। मैं इस अवसर पर सभी इस निर्माण कार्य में, इस निवास को बनाने में हमारे सभी मजदूर भाइयों का, सभी संस्थाओं का, सभी हमारे अधिकारियों का, सभी जनप्रतिनिधियों का, सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इसको बनाने में, और ये हमारी लोक कला, लोक संस्कृति को बढ़ाने के साथ साथ जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं, उन स्थानीय उत्पादों के लिए भी एक बड़ा केंद्र होगा। लोग यहाँ से उसकी खरीदारी कर पाएंगे। हमारा प्रयास होगा कि इसमें हमारे उत्तराखंड के जो पारंपरिक व्यंजन हैं, वो व्यंजन आने वाले अतिथियों को मिले। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल लगातार दूर दूर प्रचार कर रही हैं। बुधवार को उन्होंने अगस्तमुनि क्षेत्र के विभिन्न गांव में जाकर जनसंपर्क किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास पीएम मोदी और सीएम धामी के कामों पर है और उन्होंने बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया। देखिए, हम जनता के बीच विकास के मुद्दों को लेके जा रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के द्वारा, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी के द्वारा जो विकास कार्य गांव में हो रहे हैं, क्षेत्र में हो रहे हैं, उनसे लोगों में उत्साह है। केदारनाथ उपचुनाव में भी कांग्रेस जोर शोर से प्रचार कर रही है। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने यहां जनसभा को संबोधित किया और दिल्ली में केदारनाथ के मंदिर का मुद्दा भी उठाया। गोदियाल ने कहा कि यह चुनाव जवाब देने का चुनाव है और इस बार वोट से जवाब देना होगा। गणेश गोदियाल ने कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को वोट देने की अपील की। मनोज रावत जीता ये उपचुनाव में विरण चरण। ये सिर्फ मनोज रावत तो चुनाव नहीं, ये चुनाव जवाब देना चुनाव, जवाब सरकारें नीतियों से देना चुनाव। और अगर आप लोगों ने सरकारें नीतियों से जवाब नहीं देना, आप और सरकारें नीतियों से साथ हुए के सरकारें नीतियों का अनुसरण करते हुए सरकार तक अगर आप ये चुनाव में समर्थन दे ले तो ये लगा लिया तुम कि सरकार जय काम तक करी चाह तक वे काम पर तुम मोहर लगा ले।